स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाड़ा विश्वविद्यालय नांदेड़ द्वारा जनजाति अध्ययन पर दूसरा कुलपतियों का सम्मेलन इस कार्यक्रम में उपस्थित मधुकर राव पटवी, कुलपति बिरसा मुंडा जनजाति विश्वविद्यालय राजपीपला गुजरात, श्री हरीश चौहान, पूर्व अध्यक्ष राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग भारत सरकार, डॉक्टर उद्धव भोसले, कुलपति स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाड़ा विश्वविद्यालय नांदेड़, महाराष्ट्र के विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपति, जनजाति विकास से जुड़े अध्यापकगण, अधिकारीगण, देवियों और सज्जन, सबसे पहले मैं आप सभी का राजभवन में हार्दिक स्वागत करता हूँ। स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाड़ा विश्वविद्यालय द्वारा जनजाति अध्ययन पर आयोजित दूसरे कुलपतियों के सम्मेलन के साथ जुड़कर खुशी हो रही है। भारत ने स्वतंत्रता के अमृत काल में कदम रखा। स्वतंत्रता की शताब्दी के वर्ष यानी 2047 तक भारत एक विकासशील राष्ट्र बनने की आकांक्षा रखता है। यह तभी संभव होगा जब हम समाज के सभी वर्गों, विशेष रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, घुमंतु जनजाति, दिव्यांगजन, समाज के हाशिए पर रहने वाले लोगों जैसे ट्रांसजेंडर, अल्पसंख्यकों और समाज के विभिन्न वर्गों की महिलाओं के जीवन स्तर को ऊपर उठाएंगे। विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति के रूप में मैं मानता हूं कि हमारे राज्य विश्वविद्यालयों को विशेष रूप से आदिवासी समाज सदस्यों को सशक्त बनाने में अपनी भूमिका निभानी चाहिए। ऐसे कई तरीके हैं जिनसे यह किया जा सकता है। हम जनजाति समाज के साथ जुड़कर आदिवासी गांवों को गोद लेकर कौशल विकास और कौशल उन्नयन की उनकी सहायता करके जनजाति सशक्तिकरण में अपना योगदान दे सकते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार महाराष्ट्र में आदिवासियों की जनसंख्या 1 करोड़ से अधिक है, जो राज्य की कुल जनसंख्या का लगभग 9.35% है। महाराष्ट्र में कम से कम 13 जिले ऐसे हैं जिनमें अनुसूचित जनजातियों की अच्छी खासी आबादी है। इन क्षेत्रों को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। महाराष्ट्र के राज्यपाल के रूप में मेरे पास संविधान के अनुसूची 5 के तहत राज्य में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण का अधिकार और दायित्व है। संविधान के अनुच्छेद 244(1) में राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों में राज्यपाल की विशेष जिम्मेदारियों और भूमिका का उल्लेख संविधान द्वारा राज्यपाल को प्रदत्त इन शक्तियों ने उन्हें राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के व्यापक हित में उपयुक्त निर्देश जारी करने और यहाँ तक कि केंद्र शासन ने बनाए नियमों में भी संशोधन करने को सक्षम बनाया है। आदिवासियों के व्यक्तिगत और सामुदायिक वन अधिकारों के संबंध में महाराष्ट्र में उल्लेखनीय काम किया है। विशेष रूप से अति आदिम ऐसे कापकारी समुदाय से संबंधित कारीगरों और भूमिहीन मजदूरों के लिए आवास भूमि को नियमित करने के मुद्दे को मेरे पूर्व सम्मानित राज्यपालों ने संबोधित किया गया। मेरी जानकारी के अनुसार कापकारी जनजाति के कुल 23,140 भूमिहीन कारीगर उस भूमि के मालिक बन गए जिस पर उन्हें उनके घर बने थे। इससे विशेष रूप से कंदोर जनजाति समूह का उनके मूल निवासी स्थान से पलायन रोकने में मदद मिली है। लेकिन हमारे जनजाति समुदाय को समृद्ध और सशक्त बनाने के लिए अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। भारत में 700 से अधिक जनजातियां हैं, जिनमें से प्रत्येक की अपनी अलग बोली, भाषा है, लोक कथाएं हैं, नृत्य है और सामाजिक संरचना है। जनजाति हमारे प्रकृति रक्षक है, संस्कृति रक्षक है, लेकिन अंग्रेज शासकों ने उनके बारे में
जंगली, अनपढ़ और पिछले जैसे शब्दों का प्रयोग किया। हाल ही में मैंने पुणे के पास पिंपरी की अपनी यात्रा के दौरान उत्थान समरसता गुरुकुलम का दौरा किया था। गुरुकुलम संस्था अंग्रेजों द्वारा अपराधिक जनजाति करार दिए गए ऐसे जनजाति के 350 बच्चों की शिक्षा और देखभाल कर रही है। क्या आप जानते हैं कि कुछ जनजातियों को अंग्रेज ने आपराधिक जनजातियों के रूप में क्यों लेबल दिया था? हमारे आदिवासी बहन भाइयों ने अंग्रेजों द्वारा हमारे जंगलों और अन्य प्राकृतिक संसाधनों के शोषण का विरोध किया था। अंग्रेजों ने उन्हें आपराधिक जनजाति करार दिया ताकि वे उन्हें बिना पूछताछ के जेल में डाल सके। दुर्भाग्यवश आज भी समाज में कुछ जनजाति समुदाय की ओर देखने का नजरिया बदला नहीं है। इसलिए सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात जो हम सभी को करनी चाहिए वह है अपने आदिवासियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रति अपनी धारणा को बदलना। हमें औपनिवेशिक आकाओं द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण से जनजाति अध्ययन नहीं करना चाहिए। जनजाति विकास के लिए जनजाति आजीविका बहुत महत्वपूर्ण है। अधिकतर ये आदिवासी समुदाय प्रकृति की गोद में और प्राकृतिक संसाधनों के बहुत करीब रहते हैं। वे जंगल, नदियों, पहाड़ों और संसाधनों के आसपास रहते हैं। इन जनजाति समुदाय का प्रकृति और संसाधनों के साथ बहुत घनिष्ठ जैविक और रचनात्मक संबंध है। वे प्रकृति, पहाड़ों, पेड़ों, नदियों की पूजा करते थे और आज भी करते हैं। इस प्रकार आदिवासी स्थानों में कई पवित्र उपवन और पेड़ संरक्षित हैं। ये पवित्र उपवन और पेड़ उच्च औषधि और आर्थिक मूल्यों से में समृद्ध है। वे पीढ़ी दर पीढ़ी संरक्षित है। आदिवासी क्षेत्रों में भूमि के सवाल, गरीबी, पुनर्वास के मुद्दे, कुपोषण, बड़े पैमाने पर पलायन और अशिक्षा जैसे मुद्दे अनसुलझे हैं। अभी भी वन अधिकार अधिनियम के तहत भूमि अधिकार के कई मुद्दे और मामले लंबित हैं। जनजातियों के बीच अभी भी ऋणग्रस्तता, वनों मजदूरी, गरीबी और भूख आदि समस्याएं बनी हुई है। कुपोषण, विस्थापन, स्थानांतरण, गमन, स्वास्थ्य समस्याएं बनी हुई है। आदिवासियों के पास स्वदेशी ज्ञान शिल्प है। उनके पास संसाधनों का बहुत महत्वपूर्ण स्थायी रूप से उपयोग करने का कौशल भी है। उन्हें बहुमूल्य वन औषधियां, जड़ी बूटियों के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी है जिन्हें संरक्षित किया जाना चाहिए। हम 2030 तक उच्च शिक्षा में सकल नामांकन के 50% के लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। दुर्भाग्य से आदिवासियों का बहुत कम प्रतिशत उच्च शिक्षा की धारा में प्रवेश कर रहा है। उदाहरण के लिए गढ़चिरौली जिले का सकल नामांकन अनुपात 14% है, जबकि राज्य का औसत 32% है। अनुसूचित जनजातियों के बीच उच्च शिक्षा में ड्रॉप आउट दर 62% तक है। मुझे लगता है कि आवासीय सुविधाएं बनाने और छात्रों को छात्रवृत्ति देने से ड्रॉप आउट दर कम होगा और उच्च शिक्षा में उनके नामांकन और निरंतरता को बढ़ाने में काफी मदद मिलेगी। विश्वविद्यालयों को आदिवासी समुदायों को मुख्य धारा में लाने में भूमिका निभानी होगी। उन्हें आदिवासी संस्कृति, पहचान को बनाए रखना होगा और अपने स्वदेशी ज्ञान, बौद्धिक प्रणालियों की रक्षा करनी होगी। आदिवासी समुदायों की रोजमर्रा की आजीविका, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार से संबंधित महत्वपूर्ण और समसामयिक मुद्दों की पहचान पर शोध करके यह संभव हो सकता है। हमें सामूहिक रूप से उनके मानव विकास सूचकांकों को ऊपर उठाने का प्रयास करना चाहिए। जहां अवसर नहीं थे वहां अवसर पैदा करना चाहिए और
समावेशिता के माहौल को बढ़ावा देना चाहिए। मैं आपसे आदिवासी बहुल गांव के साथ संपर्क बढ़ाने, गांव को गोद लेने और उन परियोजनाओं में निवेश करने का आग्रह करता हूं जो हमारे आदिवासी भाइयों और बहनों के जीवन की गुणवत्ता को ऊपर उठाएगी। जनजाति समुदायों के कौशल और पुनः कौशल से उनकी आय बढ़ाने में मदद मिलेगी और इसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए। कृषि विश्वविद्यालयों को आदिवासी समुदायों के साथ मिलकर काम करना चाहिए और उनकी आय बढ़ाने के लिए उनका मार्गदर्शन करना चाहिए। इस सहभागिता में ही हमें स्थायी परिवर्तन के बीज मिलेंगे। इसके अलावा हमें अपने आदिवासी बहनों और भाइयों को वन उपज की पैकेजिंग, विपणन और बिक्री में मदद करनी चाहिए जिसके वे हकदार हैं। ऐसा करके हम न केवल उनकी आर्थिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देते हैं बल्कि हमारे बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में हितधारक भी बनते हैं। प्रगति कुछ चुनिंदा लोगों की उपलब्धियों से नहीं बल्कि सभी को समावेशी समृद्धि से परिभाषित होती है। हमारे आदिवासी समुदायों के सशक्तिकरण की दिशा में उठाया गया हर कदम महाराष्ट्र और हमारे महान राष्ट्र के लिए एक उज्जवल, अधिक न्याय संगत भविष्य की ओर एक कदम साबित होगा। संक्षेप में मैं कुलपतियों से जनजाति समुदायों के साथ अपना जुड़ाव बढ़ाने का आह्वान करूंगा। हमें यह देखना होगा कि कौशल और पुनः कौशल से आदिवासियों और अन्य आदिवासी और घुमंतु समुदायों को अपनी आय बढ़ाने में कैसा मदद मिल सकती है। हमें अनुसूचित जनजातियों के बीच उनके सामाजिक आर्थिक जन सशक्तिकरण के उद्देश्य से विभिन्न सरकारी योजनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करनी चाहिए। विभिन्न अनुसूचित जनजातियों, उनके इतिहास, विरासत, परंपराओं और कला का एक विश्वकोश बनाया जाना चाहिए। इनमें से कुछ मुद्दे के समाधान के लिए सभी विश्वविद्यालयों को मिलकर काम करना चाहिए और आदिवासी उत्थान के लिए एक संयुक्त रणनीति तैयार करनी चाहिए। आशा है कि जनजाति अध्ययन से विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श किया जाएगा। मैं इस सेमिनार के आयोजन के लिए स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाड़ा विश्वविद्यालय कुलपति को बधाई देता हूँ और प्रतिभागियों को सार्थक विचार विमर्श की शुभकामनाएं देता हूँ। मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि आदिवासियों का हित या आदिवासियों का भला सेमिनार के बैठकर हम चर्चा कर ले। इससे वो आगे नहीं आ पाएंगे। और अक्सर मैं देखता हूं, मैं महाराष्ट्र के पहले त्रिपुरा में भी रहा, झारखंड में भी रहा और झारखंड तो ट्राइबल स्टेट है, लेकिन हर कोई बोलता है कि ये हमको आदिवासियों की तरफ ध्यान देना चाहिए, लेकिन जैसा काम होना चाहिए झारखंड में भी नहीं हो रहा। अक्सर देखा जाता है कि ट्राइबल डिपार्टमेंट को अधिकारीगण समझते हैं कि ये लूट लाइन का, इसमें कोई ज्यादा काम करने की आवश्यकता नहीं है। अगर जैसे दूसरे विभाग को भी महत्वपूर्ण मानते हैं उस तरह अगर आदिवासी ट्राइबल वेलफेयर को भी माना जाए, इनके बीच में काम करने के लिए बहुत आवश्यकता है। आज देश स्वतंत्र हो गए, आज 75 साल हो गए। आज 75 साल में हम उसको मुख्य धारा में जोड़ नहीं पाए। हो सकता है कि चाहे शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइब हो, कुछ परिवार आगे आए होंगे, लेकिन कुछ परिवार के आगे आने से पूरा समुदाय आगे नहीं हो सकता। मैं जब अभी बताया मैं गया हुआ था पिपरी,
ऐसे व्यक्ति लोग मुझको मिले, ऐसे बच्चे मिले, उनका अभी तक आधार कार्ड नहीं बना है, उनको कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलता, जाति प्रमाण पत्र नहीं मिलता। आप कल्पना कीजिए वो उतना परिवार कहां जाए, कैसे हम उसका विकास कर पाएंगे। लेकिन मैं संस्था में जब देखा कि छोटे छोटे बच्चे अपनी कलाओं में इतने निपुण थे, ये अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाने वाले स्कूल भी जो नहीं सिखाते होंगे वैसा सिखाते। मुश्किल से 8 साल 9 साल के बच्चे साइंस के बारे में इतना जानते हैं। एक मॉडल मुझको दिखाया गया कि सूर्य ग्रहण कैसा होता है, चंद्र ग्रहण कैसा पड़ता है। यानी एक एक चीज उन्होंने अलग अलग विभाग में बताया। वहां पर संगीत सिखाया जाता है, स्विमिंग सिखाया जाता है, हर चीज सिखाया जाता है बच्चों को। मैं सभी कुलपतियों से मैं निवेदन करूंगा कि उनके यहाँ जो भी आदिवासी क्षेत्र है, आदिवासी गांव है, कुलपति स्वयं दौरा करे। एयर कंडीशन रूम में बैठकर चर्चा करने से कोई लाभ नहीं होगा। अगर हम दौरा करेंगे उसका लाभ मिलता है। ये अधिकारी हमारे बीच में आए, हमारी चिंता कर रहे हैं। एक उनकी मनोभावना जागृत होगी, मनोभावना बढ़ेगी कि ये सरकार हमारे लिए कुछ करना चाहती है। जैसा डॉक्टर के पास कोई मरीज जाता है, अगर डॉक्टर का व्यवहार ठीक नहीं रहा तो मरीज को अच्छा भी दवाई दे ठीक नहीं होगा। लेकिन जो डॉक्टर उसको प्यार से समझा देता है और वो मल्टीविटामिन की टेबलेट दे देगा, उससे वो ठीक हो जाता है। ये मनोविज्ञान है। हमको केवल हीन भावना से ग्रसित है जो हमारे आदिवासी भाई बहन, उन हीन भावनाओं को दूर करके उनको एहसास दिलाना पड़ेगा कि आप भी हमारे समान मनुष्य है, हमारे समान प्राणी है, आपको भी स्वाभिमान से जीने का हक है। अगर हम ये बातें उनके बीच में ले जाकर करें, अगर आदिवासी समुदाय जुड़े। अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ध्यान दिया गया है कि राष्ट्रभाषा और मातृभाषा के आधार पर शिक्षा आगे बढ़ेगी। सरकार के द्वारा बहुत प्रयास किया जा रहा है कि जितने भी इंग्लिश में, चाहे वो मेडिकल का हो, इंजीनियरिंग का हो, जो भी हो, सबको हिंदी और मातृभाषा में अनुवादित करने के लिए कहा गया है। हम उनकी भाषा में अगर बात करेंगे तो ज्यादा अच्छा समझेगा। कभी कभी तो मैं सोचता हूं कि यह अंग्रेजी जो बात है, मैं मजाक में करता हूं, अंग्रेजी ए से शुरू होता है, जेड में खत्म होता है। अब ए से चालू होता है और जेड में खत्म होता है। ए फॉर एप्पल, जेड फॉर जेब्रा। हिंदी आ से शुरू होता है, या में खत्म होता है। अंग्रेजी फल से जानवर बना देता है, हिंदी आ से ज्ञानी बना देता है, अनपढ़ से ज्ञानी बना देता है। अगर हम मातृभाषा और राष्ट्रभाषा को नहीं जानेंगे तो हम दूसरे को क्या समझाएंगे? अपनापन नहीं जुड़ता। अगर हमारे पास विदेश के राजदूत आते हैं, अधिकारी लोग आते हैं, मिलते हैं, वो अंग्रेजी बोलते हैं, हम सुन लेते हैं, हम ऐसा सुनते हैं कि हमको कुछ नहीं मालूम। हम अपनी भाषा में बोलते हैं। आपको मालूम होगा कि आप विदेश चले जाइए, अंग्रेजी भाषा जो है वो सीमित देशों में,
अगर आप ब्रिटेन से 100 किलोमीटर आगे चले जाओ अंग्रेजी नहीं जानते, स्विट्जरलैंड में अंग्रेजी नहीं जानते। मैं तो काफी विदेश में घूमा हूं, काफी देश घूमा हूं। और आप कल्पना कीजिए, यह अंग्रेज ने जो डिक्शनरी बनाया है उसमें शब्द जो है उनके उपयोग में जो आता था उसी का डिक्शनरी बनाया। मिल्क में मिल्क का बना, दूध का बना दिए मिल्क, दही का बना दिए कर्ड, बटर बना दी, लेकिन घी का अंग्रेजी क्या है? घी का कोई अंग्रेजी नहीं। ऐसे कई शब्द हैं जो हम आप उपयोग में लाते हैं, वो डिक्शनरी नहीं है। मैं इसरो में मीटिंग जब मैं पार्लियामेंट में था, इसरो मीटिंग में गया, और इसरो में जब सभी हमारे वैज्ञानिक हिंदी बोले, हिंदी में बात की, फिर मुझको ऑफिस दिखाए थे। मैं इसरो के पूरे ऑफिस घूमा, सारे हमारे वैज्ञानिक के नेम प्लेट जो दरवाजे के बाहर है सारे हिंदी के। मैं राजभाषा समिति में 10 साल काम किया, पूरे देश में मैंने हर राज्यों में मैं राजभाषा के कारण में दौरा किया। मैंने इसरो के वैज्ञानिक से पूछा कि आपका विभाग तो अंग्रेजी बिना काम नहीं चलेगा, आप कैसे करते हैं हिंदी? तो मुझको बताया गया कि हम विदेश गए एक कार्यक्रम में, मीटिंग चालू होने के पहले हम लोग चाय पी के बैठे थे, सारे के सारे हम इंग्लिश में बोलते थे, लेकिन जैसी मीटिंग में बैठे हर प्रतिनिधि अपनी भाषा में बोलना चालू की। अंग्रेजी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है, लेकिन हमको अंग्रेजी में बोलना पड़ा। और हमने निश्चय किया कि हम अपनी डिक्शनरी बनाएंगे। अब उन्होंने आकर हिंदी में पूरी डिक्शनरी तैयार की। अगर इच्छा शक्ति हो तो असंभव काम संभव हो सकता है। और इसीलिए मैं कहना चाहूंगा कि हमको खाली पढ़ाना है, इसी उद्देश्य से नहीं होगा। अगर हम 2-4 आदिवासी बच्चों को अगर हम हायर एजुकेशन देकर उनकी भविष्य सुधार सकते हैं तो हमारे लिए बहुत बड़ा काम हो सकता है। और इसलिए हम किस तरीके से इन आदिवासी भाइयों का उत्थान कर सकते हैं, इसके बारे में आप लोग चर्चा करेंगे। और इसका जो परिणाम आएगा, रिपोर्ट जो आएगी, और हम सरकार के से मिलकर आपकी रिपोर्ट के माध्यम से उनके हित की बात करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।